प्यारे दोस्तों नमस्कार। आइए कक्षा छठवीं की जो गणित है अध्याय 5 और उसका जो प्रश्नावली 5.2 है इसको आज हम हल करके देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है दोस्तों, 310 और 410 के बीच आने वाले 40 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर दिया है दूसरा में जो गुणनखंड वाला। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर गुणज क्या है और गुणनखंड क्या है इसको समझ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ध्यान देंगे। सबसे पहला समझते हैं दोस्तों गुणज। ठीक है, गुणज क्या है। ठीक है, गुणज को एक और बोलते हैं अपवर्त्य। ठीक है दोस्तों, गुणज क्या बोलते हैं अपवर्त्य। अब सामान्य तरीका से, सरल तरीका से आपको बताऊं तो इसको आप समझ सकते हैं पहाड़ा। ठीक है, किसी भी संख्या का अगर गुणज लिखना है आपको तो सिंपली उसको आप क्या लिख दें, पहाड़ा लिख दो, आपको गुणज प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो हमको लिखना है 3 का गुणज। ठीक है दोस्तों, 3 का गुणज लिखना है, इसका मतलब है 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं, 3 से भाग जाने वाली संख्याएं, अर्थात 3 का जो पहाड़ा है 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंच 15, 3 छः 18, 3 7 21, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। 3 दाम 30। इसके बाद आपको रुकना नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है 3 और जोड़ेंगे 33, 36, 39। ये संख्याएं लगातार बढ़ती जाएगी, है ना। क्योंकि इन संख्याओं को अगर हम 3 से भाग देते हैं तो 3 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इसका मतलब होगा वह संख्याएं जो कि संख्या से पूरा पूरा भाग चला जाता है वहाँ उसका क्या कहलाता है, गुणज कहलाता है। ठीक है, अर्थात गुना करने पर प्राप्त संख्या। ठीक है, समझ सकते हैं आप। गुणज अर्थात पहाड़ा बोल सकते हो, या गुना करने से प्राप्त संख्या बोल सकते हो, या उस संख्या से भाग जाने वाली संख्याएं बोल सकते हो। ठीक है, जिसको बोला जाता है अपवर्त्य। क्या बोलते हैं दोस्तों, अपवर्त्य भी बोलते हैं। जस्ट इसके उल्टा होता है गुणनखंड। जैसे आप लिखते गुणनखंड, अब नाम से स्पष्ट है दोस्तों, गुणनखंड अर्थात गुना के रूप में खंड करना, अर्थात गुना के रूप में तोड़ना। इसको और बोलते हैं अपवर्तक। ठीक है, गुणज को बोलते हैं अपवर्त्य और गुणनखंड को बोलते हैं अपवर्तक। अब इसको मैं आपको सरल तरीके से बताऊं तो क्या बोलूंगा, यहाँ पर वह संख्या है जो किसी संख्या को पूरा पूरा भाग दे, है ना। वह संख्या जो किसी संख्या को पूरा पूरा भाग दे दे वह उसका गुणनखंड कहलाता है। जैसे हम समझेंगे यहाँ पर हमारे पास मान लो एक संख्या है 20। अब यहाँ पर हमको देखना है दोस्तों, गुणज में हमने क्या देखा था, जस्ट उसको हमने गुना कर करके पहाड़ा बना करके निकाल लिया था गुणज। लेकिन यहाँ पर हमको उल्टा करना है। क्या करना है, यह जो 20 है किन संख्याओं को गुना करने पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो 20 है किन संख्याओं को गुना करने पर प्राप्त हुआ है वह संख्या उसको गुणनखंड कहलाएगा, अर्थात गुना के रूप में खंड करना, गुना के रूप में तोड़ना। ठीक है, जैसे मान लो हम 20 को तोड़ते हैं तो कई प्रकार से हम उसको तोड़ सकते हैं। जैसे मान लो हम 2 गुना 10 करेंगे दोस्तों तो 10 दूनी 20, ये गुणनखंड हो गया। उसी प्रकार से मान लो हम यहाँ पर करते हैं 5 गुना 4 करते हैं तो भी 5 चौके 20 गुणनखंड हो गया। उसी प्रकार से मान लो हम यहाँ पर करते हैं 4 गुना 5 करते हैं, है ना, 4 पंचे 20, यहाँ पर भी हो गया। इस प्रकार से हम देख रहे हैं यहाँ जो संख्याएं हैं गुना के रूप में तोड़ा गया है, खंड किया गया है ना। तो इसे हम बोलेंगे गुणनखंड। अब आप गुणनखंड जब लिखोगे तो आपको वो पूरी संख्या लिखना है जो सही सही गुना करने पर आपकी संख्या को प्राप्त कर दे। जैसे 20 का गुणनखंड लिखेंगे तो यहाँ तो गुणनखंड है, लेकिन इसको हम चाहे तो इस प्रकार से ले सकते हैं। 2 गुना 10 है यहाँ पर, तो 2 गुना 5 करेंगे, है ना, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, इस प्रकार से लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 5 गुना 4 है तो यहाँ पर रखते हैं 2 गुना 5 करेंगे। ठीक है, जैसे 4 है तो 2 गुना 2 करेंगे, 4 हो जाएगा, और लास्ट में 5 है। तो गुणज का मतलब होता है पहाड़ा बनाना, पहाड़ा लिखना, अर्थात किसी संख्या से गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होता है वह उसका गुणज कहलाता है, अपवर्त्य कहलाता है। और इसी से बनता है लघुत्तम समापवर्त्य। क्या बनता है दोस्तों, लघुत्तम समापवर्त्य बनता है। ठीक है, इसमें नाम को चुनने में कई लोग गलत करते हैं, है ना।
लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं, जो कि गलत है। लघुत्तम समापवर्त्य होता है, ठीक है ना, लघुत्तम समापवर्त्य बोलेंगे, ठीक है। और महत्तम समापवर्तक होता है, ठीक है, जो बनता है आपका गुणनखंड से, ठीक है। गुणनखंड का बोला जाता है अपवर्तक, और इसी से बनता है महत्तम, महत्तम समापवर्तक बनता है, अर्थात समान अपवर्तक समान अपवर्त्य, है ना। गुणज में समान अपवर्त्य और गुणनखंड में समान अपवर्तक होता है। तो आशा करता हूँ आप जो गुणज, गुणनखंड, अपवर्त्य और अपवर्तक को समझ गए होंगे। आइए अब जो दी गई क्वेश्चन है इसको हम आसानी से हल कर लेंगे। क्लियर दोस्तों, आइए हल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है 310 और 410 के बीच आने वाली 40 के सभी गुणज। तो गुणज का तात्पर्य यहाँ पर क्या बताया मैंने, गुणज का मतलब क्या बताया कि किस संख्या को अगर गुणा करते जाते हैं तो वह गुणज प्राप्त होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले 40 का गुणज बनाते हैं, 40 का गुणज, अर्थात 40 को हम गुना करते जाएंगे, ठीक है। 40 को पहले हम 1 से गुना करेंगे, 40 से कम 40, 2 से गुना करेंगे तो 40 दूनी 80, 3 से गुना करेंगे 40 तिया 120, है ना। फिर आगे गुना करेंगे 160, 5 से गुना करते हैं तो 200, और 6 से गुना करते हैं तो 240, फिर आगे गुना करेंगे 280, फिर आगे गुना करेंगे 8 से गुना करते हैं तो यहाँ पर 320 हो जाएगा, 9 से गुना करते हैं तो 360 हो जाएगा, और आगे गुना करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 400 हो जाएगा, और आगे करेंगे तो 440 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका गुणज अर्थात अपवर्त्य। अब यहाँ पर बोला है दोस्तों हमको लेना मात्र 310 से 410 के बीच। तो यहाँ पर जो दी गई संख्या है हमको यहाँ पर ढूंढना है कि कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो 310 और 410 के बीच में आता है। तो हम देख पा रहे हैं 310 से बड़ी यहाँ पर 320 है दोस्तों, और 410 से छोटी तो यहाँ पर 440 लेते हैं तो बड़ा हो जाएगा मानी यहाँ तक, ठीक है। तो आपको उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 320, 360 और 400। ये जो 40 से गुणज है जो 310 और 410 के बीच में आता है, ठीक है। ये आपका पहला उत्तर बन जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों, मैं कौन हूँ बताओ, है ना, मैं कौन हूँ। यहाँ पर बोला गया है मैं 40 से कम एक संख्या हूँ, ठीक है। 40 से कम अर्थात 39, 38, 37 इस प्रकार से हो सकता है। मेरा एक गुणनखंड 7 है, अर्थात गुणनखंड अर्थात 7 के पहाड़ा में आने वाला संख्या है, ठीक है। अगर हम 7 से भाग देते हैं तो संख्या भाग चला जाता है। और क्या बोलता है मेरे अंकों का जोड़ 8 है, अर्थात इकाई और दहाई की संख्या को जोड़ते हैं तो 8 आना चाहिए। तो हमको संख्या बताना है, ठीक है दोस्तों। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर देख लेते हैं 40 से कम। 40 से कम क्या आ गया यहाँ पर 39 आएगा, फिर 38 आएगा, फिर 37 आएगा, है ना, फिर 36 आएगा, फिर 35 आएगा, और इस प्रकार से 34, 33, 32, 31, इस प्रकार से 30 आएगा। अब हमको इसमें जोड़ना है कि 7 के पहाड़ा में आने वाली संख्या। तो 7 के पहाड़ा में आने वाली संख्या इसमें देख लेते हैं दोस्तों कौन सा होगा। 39 नहीं आएगा, 38 भी नहीं आएगा, 37 भी नहीं आएगा, 36 भी नहीं आएगा, 35, 7 पंचे 35, अर्थात 35 से गुणनखंड है 7, है ना। तो 35 हो सकता है, पहला वाला हो गया। और क्या बोलता है अंकों को जोड़ते हैं तो 8 आता है। अगर हम 3 और 5 को जोड़ेंगे दोस्तों तो 8 आता है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा उत्तर है 35, ठीक है। 40 से कम है, 7 के पहाड़ा में आता है, 7 उसका गुणनखंड है, और दोनों को जोड़ते हैं तो 8 होता है। इसका मतलब हमारा उत्तर जो है 35 से। क्लियर दोस्तों। दूसरा में क्या बोला है, मैं 100 से छोटी एक संख्या हूँ, मेरे 2 गुणनखंड 3 और 5 है, मेरा एक अंक दूसरे से एक अधिक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, क्या बोला है, ऐसी संख्या हमको बताना है जो 3 और 5 दोनों का गुणनखंड है, उसका गुणनखंड है। अब यहाँ पर प्रश्न में स्पष्ट बोला है दोस्तों, मेरे 2 गुणनखंड है 3 और 5, है ना, अर्थात 3 के भी पहाड़ा में आता है और 5 के भी पहाड़ा में आता है, वो संख्या हमको लेना है। तो इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन आता है आपको देख लेना है, दोनों को आपको गुना करना है। अगर हम 3 और 5 गुना करते हैं दोस्तों तो हमको प्राप्त होता है 15, अर्थात 15 का हमको गुणज निकालना है, ठीक है।
15 का गुणज निकालना है जो 100 से छोटा होना चाहिए और उसके देखना है कि एक अंक जो है दूसरे अंक से एक अधिक होना चाहिए। तो 15 का पूरा पहाड़ा ले लेते हैं मान लो, अर्थात देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर 3 और 5 गुना करते हैं तो हमको 15 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हम 15 का पहाड़ा लिखेंगे अर्थात 15 गुणज लिखेंगे। यहाँ पर लिखा है मैं 100 से छोटी हूँ और मेरे दो गुणनखंड है 3 और 5, मेरा एक अंक जो है दूसरे अंक से एक अधिक है ना। तो यहाँ पर जिस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो पहले और दूसरे संख्या को यहाँ पर गुना कर लेंगे। तो 5 से 15 दोनों का लघुत्तम निकाले हम यहाँ पर, तो 15 हो गया दोस्तों, है ना। अब हम अगर 15 का अगर गुना लिखते हैं तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60 और 15 पंचे 75, 15 छः 90 और 15 सत्ते 105। ठीक है, 100 से छोटा होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं 105 को छोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर बोला गया है मेरे दो गुणनखंड है 3 और 5, मेरा एक अंक दूसरे से एक अधिक है। तो यहाँ पर हमको देख लेना है दोस्तों इकाई की अंक या दहाई का अंक देखना है कि एक दूसरे के एक से कम हो, है ना, एक अधिक हो अर्थात क्रमगत संख्या हो। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये जो 45 है ये क्रम से चल रहा है, 4 के बाद एक अधिक करेंगे तो 5। ठीक है, तो यहाँ जो 45 है दोस्तों ये 3 और 5 दोनों के पहाड़ा में आते हैं, अर्थात इसका गुणनखंड करते हैं। मान लो हम 45 का गुणनखंड करते हैं, है ना, तो क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है, और 3 भी आएगा और 5 आएगा। ठीक है, 5 से 15, 15 से 45, इसका क्या गुणनखंड है। तो यहाँ पर हम 3 और 5 दोनों शामिल है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ जो उत्तर है आपका 45 होगा। क्लियर। आइए अगला देख लेते हैं, अगला हम क्या दिया है। अब यहाँ पर आपको समझाया गया दोस्तों, क्या बोला गया है, एक संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या से दोगुना हो जाता है संपूर्ण संख्या कहलाती है, परफेक्ट नंबर। ठीक, क्या बोल रहा है, एक संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग, ठीक है, उसके जो गुणनखंड आएगा उसको हम जोड़ते हैं, योग करते हैं, तो वहाँ जो संख्या है दोगुना हो जाता है, तो उसको संपूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर संख्या 28 दिया है, अगर हम 28 से यहाँ पर गुणनखंड करते हैं तो हमको प्राप्त होता है 1, 2, 4, 7, 14। यहाँ पर देख पा रहे हैं 28, है ना दोस्तों। 28 को भाग देने वाली संख्या हमको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहला संख्या हमको लिखना है दोस्तों एक। एक ऐसा संख्या है जो सभी संख्या को भाग देता है ना। तो यहाँ जो है सभी का गुणनखंड होता है 1। ठीक है, एक के बाद आता है 2, क्रम से लेना 2, अगर 2 से हम भाग देते हैं तो 2 से भाग जाता है, इसका मतलब यहाँ भी गुणनखंड हुआ। उसके बाद आता है 3, क्या 3 से 28 भाग जाएगा, तो 3 में 27 होता है, 28 नहीं होता, तो 3 नहीं आएगा। 4 से देखते हो तो इसके बाद आता है 4, तो 4 से भाग देते हैं, 4 सत्ते 28, 4 भी गुणनखंड हुआ। 5 से देखते हैं, 5 से नहीं जाता, 6 से भी नहीं जाता, 7 आता है, 7 चौके 28, है ना दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पर आता है 7 के बाद 8, 8 के पहाड़ा में 28 नहीं आता, 9 के पहाड़ा में नहीं आता, 10 के भी नहीं आता, 11, 12, 13 में नहीं आता, सीधा आता है 14। ये जो है पूरे से क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, आप रखेंगे गुणनखंड अर्थात 1, 2, 4, 7, 14, ये सब क्या क्या कहलाएगा, इसका गुणनखंड है। अगर इसको हम जोड़ते हैं दोस्तों, 1 और 2, 4, 7, 14 को जोड़ते हैं, तो सभी का अगर जोड़ते हैं तो जोड़ने पर प्राप्त होता है हमको 56। ठीक है, जो 28 का डबल है, 2 गुना है ना। इसका मतलब कहने का मतलब यहाँ पर बोला गया है एक संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या से दोगुना होता है संपूर्ण संख्या या परफेक्ट नंबर कहलाती है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 28 का जो गुणनखंड है सभी को जोड़ते हैं तो उसका योग जो है 28 से डबल हो जाता है, 56 हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, 28 जो है परफेक्ट नंबर है, संपूर्ण संख्या है। ठीक है, संपूर्ण संख्या ज्ञात करने का तरीका है, पहले उसका गुणनखंड लिखो, उसको जोड़ो, और जोड़ने पर यदि वहाँ उससे डबल हो जाता है तो वह उसका संपूर्ण संख्या कहलाता है। क्लियर दोस्तों। 1 से 10 तक के बीच एक संपूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 से 10 तक की संख्याओं को लिखेंगे और उसकी गुणनखंडों का योग करेंगे, और गुणनखंडों का योग यदि दी गई संख्या से डबल होता है इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, संपूर्ण संख्या कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पर आता है 1। ठीक है दोस्तों, तो 1 का केवल एक ही गुणनखंड है 1, केवल 1 से ही भाग जाएगा वो। ठीक है, 1 के पहाड़ा में आता है वो, है ना।
2 के पहाड़े में नहीं आता, अकेला हो गया। अगला संख्या आता है 2, ठीक है दोस्तों। तो 2 का जो गुणनखंड है वो आता है आपका 1 से जाएगा और 2 से जाएगा, ठीक है। अगर हम जोड़ते हैं तो 2 1 3, ये डबल नहीं हुआ, इसका मतलब संपूर्ण संख्या नहीं हुआ। तीसरा है दोस्तों 3, 3 का गुणनखंड करते हैं तो 1 आएगा और 3 आएगा, ठीक है। 1 से गुना करेंगे तो आएगा, 1 से भाग देंगे तो आएगा और 3 से भाग देंगे, है ना। तो यहाँ पर 1 और 3 को जोड़ते हैं तो 4 आता है, जो 3 से डबल नहीं है, अर्थात 3 भी संपूर्ण संख्या नहीं है। अगला आता है 4, 4 का गुणनखंड है 1 से जाएगा, 2 से जाएगा और 4 से जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर सभी को जोड़ते हैं तो 4 2 6 और 7, 4 से डबल नहीं हुआ, अर्थात यहाँ भी संपूर्ण संख्या नहीं है। फिर आता है 5, तो 5 गुणनखंड लिखते हैं दोस्तों, 1 से जाएगा और 5 से जाएगा, 5 और 1 6 हुआ, जो 5 का डबल नहीं है अगर जोड़ते हैं तो। फिर आता है दोस्तों 6, 6 का यहाँ पर गुणनखंड लिखते हैं तो 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 6 से जाएगा, है ना। अगर हम 6 को भाग देते हैं तो 1 से भी 1 6 का 6, 2 3 6, 3 दूनी 6, 6 1 कम 6। अब इसको जोड़ते हैं तो कितना आएगा दोस्तों, 6 3 9 10 11 और 1 12, योग कितना आया 12 आया, जो 6 का क्या है डबल है, 2 गुना है। इसका मतलब हमारा जो संपूर्ण संख्या हो जाएगा दोस्तों 6, है ना। हमने क्या किया, 6 का पहले गुणनखंड लिखा, उसको जोड़ा, जोड़ने पे हमने देखा कि यह जो योग है 6 से डबल आ रहा है, 2 गुना आ रहा है। इसका मतलब ये जो क्या कहलाएगा, संपूर्ण संख्या है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। इस प्रकार से आपको सभी को क्रम से लिखना है और उसको गुणनखंड लिख करके जोड़ के बताना है, ठीक है। और लिखना है कि चूंकि 6 के गुणनखंडों को जोड़ने पर 12 आता है, जो 6 का 2 गुना है। इसका मतलब 6 जो है परफेक्ट संख्या है, परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या है। अब अगला यहाँ पर दिया दोस्तों, उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करो, ठीक है। अर्थात हमको दी गई संख्याओं के गुणनखंड निकालना है और उस गुणनखंडों में हमको ऐसी संख्या चुनना है जो दोनों में शामिल हो, सार्वभौमिक हो, सार्वभौम अर्थात उभयनिष्ठ हो। तो यहाँ पर अगर हम हल करते हैं दोस्तों तो किस प्रकार से हल करेंगे, तो यहाँ पर हम हल करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लिखेंगे हल, ठीक है। पहला यहाँ पर ए में दिया है 20 और 28, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर 20 का जो गुणनखंड यहाँ पर निकाल लेंगे, है ना। 20 का गुणनखंड, ठीक है दोस्तों। तो 20 का गुणनखंड क्या आएगा यहाँ पर, अगर 20 को भाग देने वाली संख्या है तो सबसे पहले एक आपको लेना है, सभी को एक जो संख्या है सभी संख्याओं को भाग देता है, तो एक उसका गुणनखंड हो गया। एक के बाद 2 से अगर हम भाग देते हैं तो 2 से भाग जाता है, 2 दाम 20, 3 से नहीं जाता, 4 से 4 पंचे 20 हो जाता है दोस्तों, 5 से 5 चौके 20 हो गया, 6 से नहीं जाता, 7 से भी नहीं जाता, 8 9 10 से जाता है, 10 दूनी 20, है ना। फिर 11 12 से नहीं आता, फिर जाता है 20 से, ठीक है। ये हो गया आपका 20 का गुणनखंड। उसी प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे अब 28 का गुणनखंड, तो 28 गुणनखंड क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 1 लिखेंगे, फिर 2 से जाता है ना, 14 दूनी 28 जाता, पर 3 से नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, 4 7 28, 5 से नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 चौके 28, 7 जाएगा, है ना। 8 से नहीं जाएगा, 9 से भाग नहीं जाता, 10 से भी नहीं जाता, 11 12 13 से नहीं जाता, सीधा 14 जाता है, और 14 के बाद आएगा सीधा 28 आएगा दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार से दोनों का गुणनखंड हमने यहाँ पर निकाल लिया। तो यहाँ पर देखते हैं एक जो है दोनों में शामिल है ना, और 2 भी शामिल है, 4 भी दोनों में शामिल है, ठीक है। इसका मतलब ये जो संख्याएं शामिल नहीं है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्या क्या है दोस्तों, यहाँ पर 1 2 और 4 होगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से निकाला जाता है आपका महत्तम समापवर्तक, ठीक है। लघुत्तम समापवर्त्य होता है और महत्तम समापवर्तक होता है, ध्यान देंगे, है ना। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं दोस्तों, इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है 1 2 और 4 है। सेम इसी तरीका से निकाला जाता है दोस्तों आपका
महत्तम तो समापवर्तक मैंने समान अपवर्तक मैंने ऐसी संख्या लेना है जो बड़ी संख्या हो, जो 20 और 28 दोनों को भाग दे सके, है ना। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इसमें से जो समान अपवर्तक निकाले हैं, उभयनिष्ठ निकाले हैं 1, 2 और 4। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 4 है। तो 4 वहाँ सबसे बड़ी संख्या है जो 20 और 28 दोनों को भाग दे सकता है। ठीक है, 4 पंचे 20 और 4 सत्ते 28। 4 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो 20 और 28 को भाग देगा। यही आपका महत्तम समापवर्तक कहलाता है। ठीक है, ये उभयनिष्ठ हो जाएगा और सबसे बड़ी संख्या चुनेंगे तो ये हो जाएगा आपका महत्तम समापवर्तक। क्लियर दोस्तों? आगे देख लेते हैं। अब आगे यहाँ पर दिया 35 और 50 का, इसको कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे बी में दिया दोस्तों 35 और 50। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 35 से गुणनखंड लिखेंगे। यहाँ पर 35 का गुणनखंड अर्थात 35 को भाग देने वाली संख्याएं हम यहाँ पर लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है 1 से भाग जाता है, 2 से 35 नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या है। 3 से भाग देते हैं तो 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा दोस्तों, विषम संख्या है। 5 से, है ना, 5 से जाएगा, 5 सत्ते 35। 6 से 6 पंचे 30, 6 से 36 नहीं जाएगा। 7 से जाएगा, 7 पंचे 35। फिर 8 से नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10, 11, 12 इस प्रकार से नहीं जाएगा। सीधा यहाँ पर जाएगा डायरेक्ट 35 से। ठीक है दोस्तों, सीधा किससे जाएगा? वो 35 से ही जाएगा। वो 1 से गया, 5 से गया, 7 से गया, 35 से गया। ये तो गुणनखंड हो गया। उसी प्रकार से लिखेंगे हम यहाँ पर 50 का गुणनखंड अर्थात 50 को भाग देने वाली संख्या है। तो सबसे पहले आएगा 1 आएगा, 1 के पहाड़े में आता है। फिर 2 क्योंकि सम संख्या 2 से जाएगा, 25 दूनी 50। 3 के पहाड़े में नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 धम 50, 5 से। 6 से भी नहीं जाएगा, 6 के पहाड़े में 50 नहीं आता, 7 के पहाड़े में भी नहीं आता, 8 के भी नहीं आता, 9, हाँ 10 के में आएगा दोस्तों यहाँ पर 10 पंचे 50। फिर 11 से नहीं जाएगा, 12, 13 से नहीं जाएगा, इस प्रकार से आगे बढ़ते 20 से भी नहीं जाएगा, सीधा जाएगा यहाँ पर 25 से जाएगा दोस्तों, है ना। 25 के बाद 26, 27 से नहीं जाएगा, यहाँ पर सीधा डायरेक्ट यहाँ पर जाएगा 50। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 50 का गुणनखंड। अब दोनों में हमको समान चुनना है। ठीक है, जो समान संख्या है उभयनिष्ठ चुनना है। तो यहाँ पर देख पा रहे 1 जो है उभयनिष्ठ है और 2 नहीं है, यहाँ पर 5 है। 5 भी दोनों के पहाड़ा में, दोनों के गुणनखंड है यहाँ पर। और क्या यहाँ पर 7 नहीं है, 35 भी नहीं है। तो उभयनिष्ठ जो मिला यहाँ पर दोस्तों 1 और 5, ये आपका उत्तर हो जाएगा। और आपको बोला जाए कि महत्तम समापवर्तक निकालिए तो आपका उत्तर हो जाएगा 5। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 5 है ना। समान अपवर्तक अर्थात दोनों में अपवर्तक जो है समान है, 1 और 5, वो सबसे बड़ी है 5। तो हो जाएगा महत्तम समापवर्तक, है ना। और समान अपवर्तक में 1 और 5। उसी प्रकार से अगर लिखते हैं हम यहाँ पर सी में, तो सी में दिया दोस्तों 4, 8 और 12 का। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों का हम यहाँ पर गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 4 का गुणनखंड निकाल रहे हैं दोस्तों। तो 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा। 8 का लिखते हैं तो 8 जो 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, 8 से जाएगा। उसी प्रकार 12 का गुणनखंड बनाते हैं तो 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा और 6 से भी जाएगा और 12 से जाएगा, है ना। इससे गुणनखंड हो गया। अब हमको लेना है समान गुणनखंड, उभयनिष्ठ निकालना है। अर्थात 1 जो है तीनों में शामिल है, तीनों में शामिल होना चाहिए। अब 3 संख्या है तो तीनों में शामिल होना चाहिए, है ना। तो 2 है जो तीनों में शामिल है, और क्या है दोस्तों 4 है। ठीक है, ये हो गया आपका। इस प्रकार से दिखती है दोस्तों। तो क्या है यहाँ पर 1 आया, 2 आया और 4 आया, है ना। ये आपका हो जाएगा उभयनिष्ठ अर्थात जो सभी में शामिल हो, सर्वनिष्ठ बोलते हैं इसको, उभयनिष्ठ या सर्वनिष्ठ, है ना। ये हो जाएगा आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड। और महत्तम बोला जाएगा तो आ जाएगा आपका 4, जो सबसे बड़ी संख्या है, जो 4, 8 और 12 को भाग देता है। क्लियर दोस्तों? उसी प्रकार से अगले यहाँ पर दिया है 5, 15 और 25 का। ठीक है, अगर यहाँ पर निकालते हैं दोस्तों तो यहाँ पर लिखते हैं, मान लो 5 का गुणनखंड लिखते हैं।
और 15 का गुणनखंड लिखते हैं और 25 का लिखते हैं, है ना। तो क्या क्या आएगा यहाँ पर, 5 का पर 1 आएगा और सिर्फ 5 आएगा। 15 में 1 3 5 15 आएगा और 25 में 1 और 5 और डायरेक्ट आएगा यहाँ पर 25। ठीक है दोस्तों। और इसमें अगर हम उभय निष्ठ निकालते हैं जो सभी में शामिल है, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं एक जो है तीनों में शामिल है तो 1 आएगा और यहाँ पर 5 है, 5 जो है सभी में शामिल है ना। तो इसका उभय निष्ठ हो जाएगा 1 और 5 और सबसे बड़ी संख्या क्या है, 5 है। अगर आपको बोलता है कि महत्तम समापवर्तक निकालो तो आप निकाल लेंगे 5। क्लियर दोस्तों। इस प्रकार से आप जो है चौथा क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, आगे देख सकते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है। अब यहाँ पर बोला है दोस्तों 3 ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 25 के गुणज है लेकिन 50 की नहीं, अर्थात 25 के पहाड़ा में जो संख्याएं आती है लेकिन 50 की पहाड़ा में नहीं आता है। ऐसे हमको 3 संख्या लेना है। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले तो हमको 25 और 50 से गुना लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम 25 का गुना जो बोल रहे हैं यहाँ पर, हाँ ध्यान देंगे, गुना अर्थात पहाड़ा। 25 से गुना लिखेंगे दोस्तों तो 25 से कम 25, दूनी 50, तिया 75, चौके 100, 125, 150, है ना, 175 और यहाँ पर 200, इस प्रकार से आएगा। ठीक है। और उसके बाद आता है 50 का गुणज। अगर हम लिखते हैं दोस्तों 50 का गुणज तो 50 से कम 50, दूनी 100, तिया 150, चौके 200, इस प्रकार से आएगा। और आगे लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 250 और 300। ठीक है दोस्तों। अब हमको यहाँ पर ध्यान देना है 25 से गुणज लिखना है 3 तो हमको, हाँ 3 गुणज लिखना है जो 50 की गुणज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 50 की 50, 100 और 150, 200, 250, 300 को छोड़ देना है। ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले तो 25 आ जाएगा, 75 आ जाएगा, 125 आएगा और 175 आएगा, है ना। ये जो है ऐसी संख्या है जो 25 के पहाड़ा में आता है लेकिन 50 के पहाड़ा में नहीं आता, 50 तो गुणज नहीं है। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे 75। 75 एक ऐसी संख्या जो 25 की पहाड़ा में आता है, 25 से गुना जाए, 50 का नहीं है। 125 है, ये भी 25 से गुना जाए, 50 का नहीं है। फिर 175 है। ठीक है, इस प्रकार से आपका 3 उत्तर निकल गया। आगे चाहो तो यहाँ पर 225 बना सकते हो जो 25 से भाग जाता है, 25 के पहाड़ा में आता है लेकिन 50 का नहीं है। ठीक है, क्लियर, इस प्रकार से बना सकते हैं। अगला यहाँ पर दिया दोस्तों अंशु और उसके मित्र 2 संख्याएं लेकर इडली वड़ा खेल खेल रहे हैं। दोनों संख्याएं 10 से छोटी है। पहली बार यदि कोई इडली वड़ा कहता है तो वह संख्या 50 के पश्चात आती है। वे दोनों संख्याएं क्या होगी जिनकी इडली और वड़ा कहा जाएगा। ठीक है, अर्थात हमको ऐसी संख्या चुनना है 50 से बड़ी होना चाहिए। ठीक है, इडली वड़ा का खेल हमने प्रश्नावली 5 में देखा। इडली वड़ा कब होता था, जब दोनों के पहाड़ा में आने की संख्या एक साथ होता था। ठीक है, जैसे मान लो 3 है, एक 5 है, तो दोनों जो है कब मिलेगा, एक साथ मिलेगा, 3 पंचे 15 पर, है ना। 15 एक ऐसी संख्या है जहाँ पर 3 से मिलेगा और 5 से मिलेगा। तो वैसे ही यहाँ पर देखना है जो 10 से छोटी है, 2 संख्याएं हैं जो 10 से छोटी है ना। और पहली बार यदि इडली वड़ा कहा जाता है तो 50 के पश्चात आती है। तो यहाँ पर हम ले देख पा रहे हैं दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9, ये आता है आपका संख्या हो गया। अब इसमें से अगर हम ध्यानपूर्वक देखें दोस्तों तो एक संख्या है 7 और 8। ठीक है, पहला संख्या मान लो 7 हो गया, दूसरा संख्या हो गया 8। अब 7 के पहाड़ा में भी आता है 7 8 56 और 8 के पहाड़ा में आता है 56 जो 50 से बड़ी है ना। अर्थात दोनों जो है एक साथ मिलेगा कहाँ पर, 56 में, है ना। ये हो इडली वड़ा, अर्थात आपका क्या लगेगा दोस्तों, लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, यही है आपका 56 उत्तर हो जाएगा। क्लियर। अगला यहाँ पर दिया है खजाने की खोज खेल में ग्रम्फी ने खजाने को 28 और 70 में रखा है। दोनों संख्याओं पर पहुँचने के लिए छलांग का आकार क्या होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये हो दोस्तों, हमने जो ये देखा ग्रम्फी वाला जो खेल देखा यहाँ पर, ये वहाँ पर हमारा
हमको ऐसी संख्या लेना है जो जिसमें हम कूदते जाएं तो 28 भी आना चाहिए और 70 भी आना चाहिए। ये आपका जंपी का खेल है जो ग्रम्फी के खजाने तक पहुंचता है। ठीक है, ये कूद 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 के यहाँ पर जाना पड़ता है। सेम उसी प्रकार से इसमें आपको बोला गया है दोस्तों। तो पहले यहाँ पर दिया है 28, दूसरा दिया 70, और यहाँ पर बोलता है कि दोनों संख्याओं पर पहुंचने के लिए छलांग का आकार क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं दोस्तों, हमारे पास संख्या 28 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे 28 का गुणनखंड, अर्थात किन किन से होकर के 28 आता है। पहला तो आता है 1 के पहाड़ा में आता है, 2 के पहाड़ा में आता है, 3 के में नहीं आता, 4 7 28 होता है, 5 के 6 में नहीं आता, 7 में आता है, 14 दूनी 28 होता है और 28 होता है। इन सभी के पहाड़ा में आता है 28। उसी प्रकार से 70 है दोस्तों। तो 70 जो है किन के पहाड़ा में आता है, हम ले लेते हैं गुणनखंड। तो 70 जो 1 के है, 2 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा दोस्तों, 5 के पहाड़ा में आएगा, 6 के में नहीं जाएगा, 7 से जाता है, 8 से नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से जाएगा दोस्तों, 11 में नहीं आएगा, 12 में भी नहीं आएगा, 13 में नहीं आएगा, 14 में आएगा और 15 में भी नहीं आएगा, 25 भी नहीं आएगा, 28 भी नहीं आएगा, 30 भी नहीं आएगा, सीधा आएगा दोस्तों 35 आएगा आपका, और सीधा फिर उसके बाद आएगा यहाँ पर 70। ठीक है, अब इन दोनों में उभयनिष्ठ हमको चुनना है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा संख्या है जो दोनों में आता है। तो यहाँ पर पहला संख्या है 1, दूसरा है 2 और तीसरा यहाँ पर दोस्तों 7। और उभयनिष्ठ यहाँ पर नहीं बन रहा है, 14 बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, 14 भी है। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं दोस्तों, हमको जो प्राप्त हुआ संख्या है 1 है, 2 है, 7 है, 14 है जो उभयनिष्ठ है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 के अगर जंप करते हैं तो भी 28 आएगा, 70 आएगा। 2 का जंप करेंगे जंपी वाला खेल में तो 28 और 70 दोनों आएगा। 7 का करते हैं तो 7 चौके 28, 7 दाम 70। 14 का करते हैं तो 14 दूनी 28 और 14 पंचे 70। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यह जो संख्या है 1, 2, 7 और 14 होगा। क्लियर। अब यहाँ पर बोला गया दोस्तों, नीचे में क्या बोला गया है, नीचे दिए गए चित्र में सोनू ने उभयनिष्ठ गुणज को छोड़कर सभी संख्याओं को मिटा दिया है। पता लगाइए वे संख्याएं कौन सी हो सकती है और उन लुप्त संख्याओं को खाली स्थान में लिखिए। अर्थात यहाँ पर जो है उभयनिष्ठ सार्वगुणनखंड को लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, हमको बताना है ये संख्या कौन कौन सी है। तो यहाँ पर हमको बताना है कि वह कौन सी संख्या है जिसके गुणज यहाँ पर आएगा और वह दूसरी संख्या कौन जिसके गुणज यहाँ पर लिखेंगे, जिसके उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है ये है। उभयनिष्ठ गुणज लिखा दोस्तों, सार्वगुणज। ठीक है, यहाँ पर गुणनखंड नहीं बोला गया है, गुणज बोला गया है। तो हमको ध्यान देना दोस्तों, ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिसके पहाड़ा में 24, 48 और 72 दोनों आता है, उन संख्याओं को हमको ढूंढना है। ठीक है, अगर हम देखते हैं दोस्तों, अगर हम यहाँ पर लिखे दोस्तों, मान लेते हैं हम एक संख्या लेते हैं 6। ठीक है, दूसरा संख्या लेते हैं 8। ठीक है, अगर यहाँ पर हम गुणनखंड लेते हैं और गुणज लिखते हैं तो 6 का गुणज 24 है 6 चौके 24, 6 8 48। यहाँ पर जो 6 12 6 के 72 होता है दोस्तों। इस प्रकार सार्वगुण हो जाएगा। यहाँ पर 8 के पहाड़ा हम देखते हैं तो 8 3 24 आता है और 8 6 48 और 8 9 72। इस प्रकार से दोनों का जो है सर्वनिष्ठ अर्थात शोभानिष्ठ गुणा मिल गया है ना। तो यहाँ जो है 6 का गुणा जहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, 6 1 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 28 प्रकार से ले सकते हैं और 6 3 28 6 24 है ना। 8 का लिखते हैं 8 1 कम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24। इस प्रकार से आगे जाता जाएगा। तो यहाँ पर पहला संख्या 6 हो जाएगा, दूसरा संख्या 8 हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो अब इसको आप जो है 3 भी बना सकते हैं और 4 भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 3 और 4 भी आ जाएगा उत्तर आपका, 3 और 4 के पहाड़ा भी आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, आप चाहे तो 3 और 6 बना सकते हैं जिसके उभयनिष्ठ गुणज जो है 24 48 और 72 हो जाएगा। चाहे तो आप इसको आप जो है 8 बना सकते हैं और 12 बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 12 के भी पहाड़ा में आएगा, 12 दूनी 24, 12 3 36 12 48 और वहाँ पर हो जाएगा आपका 12 6 72।
है ना। तो 8 और 12 भी हो जाएगा यहाँ पर। इस प्रकार से संख्या शामिल हो सकती है। क्लियर दोस्तों। आइए अब देख लेते हैं 9वां नंबर में क्या दिया है।